इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि देश को किस डायरेक्शन में आगे ले जाना चाहते हैं करंट गवर्नमेंट या जो फ्यूचर गवर्नमेंट्स रहेंगी, उन्हीं के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और फिर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया जाता है जो काफ़ी तरह और काफ़ी जगह टच करता है स्किलिंग और एजुकेशन को और उनको साथ में जोड़ने की कोशिश करता है. इट इंटरट्वाइंस एजुकेशन एंड स्किलिंग एंड ऑल्सो गिव्स क्रेडिट्स टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग. अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या चीज़ है वो हम आगे देखेंगे. तो अभी मैं धीरे धीरे अपनी प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ता हूँ और मैं इस सेशन को बिल्कुल इंटरैक्टिव बनाना चाहता हूँ बिकॉज ये एक तरफ से मोनोलॉग ना हो और अगर आप भी पूछें सवाल तो उतना ही रिच होगा. और मैं प्लीज़ ये अलाउ करता हूँ और आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेशन के दौरान भी किसी का क्वेश्चन है आप प्लीज़ अपना हाथ उठाएं और सवाल पूछें. बिल्कुल भी हिचकिचाएं मत. जैसे डॉक्टर भूषण ने बोला कि कोई सवाल छोटा नहीं होता. शायद जो लॉरल्स अभी मेरे नाम के आगे लगे हैं या जो मुझे मिले हैं वो इसलिए हैं क्योंकि मैं सवाल ज़्यादा पूछता हूँ. तो आप भी अगर सवाल पूछें तो आई थिंक ये आगे बढ़ने का आसान रास्ता है. सो वी लुकिंग एट द की स्ट्रेंथ्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. एज यू ऑल नो टुडे वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी in the PPP terms, and that is fantastic. We have not even, we've just crossed 75 years of independence, and अमृत काल में हम इतनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं. और आज अगर देखें जो विजन है उसके हिसाब से तो हमें सेकंड इन नेक्स्ट 5 to 6 years, अगर आप स्ट्रोली ऑफ ट्रिलियन देखें कि हमने ट्रिलियन की रेस में जो GDP है उसको आगे कैसे बढ़ाया है, दैट हैज़ बीन वेरी फास्ट. फ्रॉम 1 to 2 trillion, 2 to 3 trillion, 3 to 3.5 trillion, इट हैज़ बीन द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड. जापान ने भी जब ग्रोथ की थी अपनी, अगर आप थोड़ी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी इतनी तेज़ी से नहीं की थी जितनी इंडिया ने करी है. तो अभी हम एक ऐसे दौर में हैं हम सब जो अनप्रेसिडेंटेड है. हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में आप सब सुनते रहते हैं. यू कीप हियरिंग अबाउट व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड यू नो द 15 to majorly 35 years and then extended to 59 years of age. And that is, I think, the capital that we have in this country to take this forward. And that is how the Prime Minister says that we can be the skills or education capital of the world. क्योंकि अगर आप humans में invest करेंगे और उनको competency सिखाएंगे और educate करेंगे, that is the means to an end which is the human development story. आप देखें बाहर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की कहानी देखें जो स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, या फिर आप देखें USA के मेजर डेवलप्ड स्टेट्स की कहानी, या आप देखें एशियान की कहानी. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा है इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है. और ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए जो कैपिटल और रिजर्व्स चाहिए वो मेरे सामने अभी इस कमरे में बैठे हैं. वी ऑल्सो टुक अ सेमिनार फॉर ऑल द वाइस चांसलर्स ऑफ द कंट्री एंड वी वर लकी टू हैव देम at once because I see you people as the temple of this country. And not only me, I'm sure even the students that reach out to you have a lot of hopes from you. That is why let us try to make this framework a little easy. We are the largest recipient of inward remittance. इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी लोग स्किलिंग सीख के एजुकेशन पाके बाहर जाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देश में वापस भेजते हैं. इंडिया एस्पायर्स टू बी द मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस. आप लोग समझते हैं कि हमने जब एग्रीकल्चर में बढ़त हासिल की ग्रीन रेवोल्यूशन में और उसके बाद सर्विसेज सेक्टर जो IT सेक्टर से लेड था, बैंकिंग फाइनेंस से लेड था, मैनेजमेंट से लेड था, उसके अंदर हम सबसे आगे अव्वल दर्जे के बने. लेकिन कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की बस हमसे छूट गई. और वो इसलिए भी था और जिसका एक कारण ये भी था कि स्किलिंग एक बहुत प्राइम हिस्सा है जो मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाता है. एग्जाम्पल चाइनीज़ इकोनॉमी. If you look at it, manufacturing has been its staple, and that is what skilling can lead us to. Of course, we have exhibited resilience to external economic shocks. अब देखिए आज पूरा विश्व जब इकोनॉमिक शॉक से गुजर रहा होता है क्योंकि हमारा डोमेस्टिक डिमांड इतना है देश में कि हम लोग इकोनॉमिक शॉक्स को भी झेल जाते हैं. तो हमारे पास ये सब फैक्टर्स हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं जो विश्व में कहीं भी नहीं है. द मेगा ट्रेंड्स ऑफ डिजिटाइजेशन, फ्यूचर स्किल्स. आपको जान के हैरानी होगी कि जो इंडिया का भीम नेटवर्क है जिसमें भी बहुत सारे इरमन्स इन्वॉल्व हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू नेम माय कॉलेज. उस नेटवर्क में द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टेक्स प्राइड इन UPI एंड भीम कि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द वर्ल्ड एट एनी गिवन टाइम इन मोमेंट हैपन इन इंडिया, एंड दैट इज समथिंग फैंटास्टिक. सो वी आर इन वर्ल्ड लीडर इन सो मेनी टॉपिक्स ऑलरेडी. अगर आप इस स्लाइड को देखें, हमारे पास बहुत बड़ी ऐसी संख्या है, जनसंख्या है जो एजुकेशन स्किलिंग में ऑलरेडी
रेगुलराइज्ड है और बहुत ऐसी संख्या है जो उनसे ड्रॉप आउट हो रही है। तो अगर आप देखें जो ब्लू में है और रेड में है, which is 26.5 CR plus 4.15 CR, which is crores, and skilling, which is roughly 11 crores. एंड द वर्कफोर्स अगेन, क्योंकि मैं बोला कि इस फ्रेमवर्क में एक्सपीरियंशियल लर्निंग से भी आप कॉम्पिटेंसी सीख सकते हैं। तो ये जितनी भी आप देख रहे हैं और जो बाहर हैं, NEET मतलब नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, जो मिस हो गए हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं पर अपनी एंटरप्राइज चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, लाइवलीहुड को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको भी अगर साथ में लें और अगर आप इसको सम अप करें तो हमारे देश की लगभग 65% आबादी को आप टच कर सकते हैं थ्रू द डोमेन दैट यू आर वर्किंग फॉर। आई थिंक एजुकेशन और स्किलिंग इतना बड़ा डोमेन है जितना बड़ा डोमेन लॉजिस्टिक सेक्टर है इस देश में। जब आप देखते हैं रेलवेज को किसी सिटीजन की लाइफ को इम्पैक्ट करते हुए, उतना ही बड़ा इम्पैक्ट शायद एजुकेशन और स्किल्स एक सिटीजन की लाइफ पे करेगा आगे। आज से आने के 10-15 सालों में इट विल बी द प्राइम मूवर ऑफ द इकोनॉमी। ऑल दिस डेटा इज फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इट इज फ्रॉम द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO रिपोर्ट्स। सो दिस इज प्रीटी मच द ऑथेंटिक गवर्नमेंट डेटा। एंड की हाईलाइट्स क्या हैं एजुकेशन के अगर आप देखें, देर आर 1.5 मिलियन स्कूल्स, out of which 1,55,000 secondary schools, 1,42,000 senior secondary schools, 1,072 universities, 50,000 colleges, 10,000 engineering colleges and polytechnics, teachers in school education, 9.7 million teachers in higher education, 1.51 million. तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी सेट है, लेकिन अब इनकी जो ट्रेनिंग है, टीचर्स की ट्रेनिंग, उनको केपेबल बनाना टू टीच what is the right way of teaching children, उनको उस स्किल में स्ट्रेंथन करना जो स्टूडेंट्स को, जो कैंडिडेट्स को, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज व्हाट विल कम इन थ्रू अ स्किल्स यूनिवर्सिटी। बिकॉज आप एजुकेशन सिस्टम को, हम सब एजुकेशन सिस्टम के ही प्रोडक्ट हैं और आप भी ये जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपने एजुकेशन सिस्टम से बाहर सीखी हैं। फॉर इंस्टेंस, जब आप एक्सपीरियंस में आपने अपना एक्सपीरियंस लेना शुरू किया, आपने क्रिटिकल थिंकिंग सीखी, आपने लीडरशिप सीखी, आपने अडाप्टिव थिंकिंग सीखी, आपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखा, ये सब चीज़ें हमें स्कूल में शायद नहीं सिखाई जाती। तो दिस प्लेटफॉर्म लाइक अ स्किल्स यूनिवर्सिटी कैन नॉट ओनली टीच यू कोर स्किल्स बट ऑल्सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स विच आर द नीड ऑफ द आवर। आई विल ऑल्सो शो यू अ स्लाइड ऑन दैट। आई एम गोइंग डेलिबरेटली स्लो बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अब्जॉर्ब इट। कुछ भी अगर आपको कहीं भी कोई सवाल आता है आप प्लीज़ पूछिए मुझसे। देश में ऐसे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एजुकेशन एंड स्किलिंग को? द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके बारे में आप पढ़ते रहते हैं, चाहे वो हिंदी दैनिक हो या फिर इंग्लिश डेली हो या फिर अगेन न्यूज़ मीडिया हो। व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इट टेक्स आउट ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी एंड मेक्स इट मोर लिबरल। ये एस्पिरेशनल बनाने की कोशिश करता है, हैंड्स ऑन स्किलिंग को इंटीग्रेट करता है, स्किलिंग को एजुकेशन के साथ। और सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो NCRF जो है, जिसके ऊपर आज वर्कशॉप है, वो कुछ नहीं है, वो एक्शन ओरिएंटेड NEP है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ NEP। NEP इन एक्शन कैन बी कॉल्ड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे उस पर मैं आता हूँ। नेक्स्ट ऑफ कोर्स द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जिसकी मैंने बात करी, बेसिकली ये बहुत ही बेहतरीन एक कदम लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसके लिए आपके साथ मैं एक इंस्टेंस शेयर करता हूँ। रिसेंटली मेरे को ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने बुलाया था फॉर अ की नोट एड्रेस टू देयर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री इज वेरी अहेड ऑफ अस इन स्किलिंग, बट दे वांट टू लर्न फ्रॉम अ न्यू इनिशिएटिव विच इज द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, थ्रू विच वी आर लिंकिंग क्रेडिट्स अर्नड बाय एवरी स्टूडेंट एंड पुटिंग देम इन अ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो आधार लिंक्ड होगा। तो ऐसी पहल इस स्केल पे विश्व में कहीं नहीं ली गई है। इसकी ऑपरेशनलाइजेशन में जरूर डिफिकल्टीज आएंगी, सब में आती हैं, बट दिस द प्रिंसिपल बिहाइंड इट इज रॉक सॉलिड एंड द क्रेडिट ऑफ ऑल दिस ऑफ कोर्स गोज टू द कमिटी लेड बाय डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी, हु इज माय एक्स बॉस। आई कॉल हिम माय गुरु। तो वो एक बहुत विजनरी इंसान है। मैं कहूँगा कभी किसी को उनसे मिलने का मौका मिले, यू शुड डेफिनेटली मीट हिम। इंटीग्रेशन एंड एम्बेडिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किलिंग इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन, इसी चीज़ के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी तक एम्बेडेड कोर्सेज बहुत चुनिंदा थे देश में। हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के थ्रू एम्बेडेड कोर्सेज, स्किल बेस्ड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज, हायर एजुकेशन में इंटरट्वाइन करना, स्कूल में कोर्सेज के अंदर स्किलिंग पढ़ाना, उस पर जोर दिया जा रहा है और कैसे दिया जाएगा वो हम आगे दिखाएंगे। देन देयर इज अनदर
तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक मेटा फ्रेमवर्क है, उसके अंदर कई सारे फ्रेमवर्क आते हैं। एक है नेशनल स्किलिंग क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एक है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं NHEQF, जिसका कस्टोडियन है UGC अलॉन्ग विद AICTE, बिकॉज वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करते हैं। सिमिलरली यू हैव द नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क व्हिच इज कमिंग अप। सो एक बड़ा अम्ब्रेला की तरह आप इमेजिन करिए जिसके तहत 3-4 मेजर फ्रेमवर्क्स हैं जो डिफरेंट इकोसिस्टम को कवर करते हैं। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का एक और जो बहुत महत्वपूर्ण फायदा है कि अगर हमारा देश दूसरे देशों के साथ स्किल इक्विवेलेंस मैपिंग करना चाहता है तो एक कॉमन फ्रेमवर्क है जिसके अराउंड आपको बताना है कि हमारी छात्र या छात्रा लेवल 6 पे स्किल कॉम्पिटेंस उसकी है, और आपके देश में जो एक मेगा फ्रेमवर्क है उसमें वो कहाँ पर मैप किया जा सकता है, जिससे कि अगर वो वहाँ पे माइग्रेट होना चाहें और उनके देश की इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहें, सो इट हैज बिकम conceptually easier now. Next is the National Skills Qualification Framework. इसके इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि NSQF क्या है। NSQF एक ऐसी पॉलिसी है या फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू सारे स्किल कोर्सेज को लेवलिंग की जाती है, जिसके नोशनल लॉज डिसाइन होते हैं, जिसके और जो लेवलिंग और जो नोशनल लॉज हैं और जिनकी बातें कर रहा हूँ, जिन आउटकम्स की मैं, वो आते हैं डिपेंडिंग ऑन योर theoretical knowledge, your practical knowledge, your employability skills, your overall impact or responsibility that is given for a given job role. So ये वो सब बताता है। Next, आजकल देश में ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। I was lucky enough to be a part of the blended learning policy, जिसके अंदर ये बताया गया है कि आज ज़रूरी नहीं है, कोविड ने हमें सिखाया है, ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक फिजिकली प्रेजेंट हो उस जगह तब तक ही एजुकेशन या कॉम्पिटेंस को बढ़ावा दिया जा सकता है। इट इज थ्रू डिफरेंट मीडिया इन द स्किलिंग वैल्यू चेन दैट यू कैन प्रमोट द स्प्रेड ऑफ कॉम्पिटेंसी। फॉर इंस्टेंस यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। मैं आजकल उन ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो मैं कभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उनको यहाँ भी आमंत्रित करना चाहूँगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है स्किल्स वेरी, IIT मद्रास बेस्ड स्टार्टअप है, वो आपको सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी का गॉगल पहनाएंगे। ऑक्यूलस ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाती है, उसके अंदर वो आपको पेंट शॉप भी दिखा देगा, आप उसमें पेंटिंग कर सकते हैं, आपको वेल्डिंग भी करा देगा, वो आपको टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की कोर्सेज भी दिखा देगा। सो द टेक्नोलॉजी इज हैविंग अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन स्किलिंग एंड दैट इज हाउ वी आर टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड इन दिस कंट्री, बिकॉज टेक्नोलॉजी से हमें एक स्केल मिलता है, और हमारे पास अगर ह्यूमन इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटी किसी रीजन में कम भी है तो टेक्नोलॉजी वहां आके वो गैप फिल कर सकती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फ्यूचर स्किलिंग में इंडिया का बहुत एडवांटेज है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वी हैव बीन अ सर्विसेज लेड इकोनॉमी, और हमारे पास हमेशा से ITES के सेक्टर में एडवांटेज रहा है। कल का ही आप हिंदू का अगर न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे तो उसमें देखिए कि जितने भी टॉप IT CEOs हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर ऑल इंडियंस। सो हमें सिर्फ CEO को टारगेट नहीं करना है, वी हैव टू टारगेट द होल हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, the Amazons and the Googles and the IBMs of the world, and not just that, we have to get into even the manufacturing giants of the world. तो उसके लिए हमें स्किलिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। Moving on to the next. अब ये जो एक स्लाइड है ये थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं थोड़ा सा समय बिताऊंगा इसके ऊपर, और ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। क्या आप देख पा रहे हैं सब लोग इसको? इज इट विजिबल टू द बैक? देख पा रहे हैं? तो NSQF जैसे मैंने बताया, इट हैज बीन नोटिफाइड बाय NCVT एज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आई थिंक इट विल बी बेटर नाउ। फॉर डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस फ्रॉम लेवल 1 to 8। आई एम श्योर आप में से काफी अभी तक शायद समझ रहे थे कि ये लेवल 1 to 10 है। इट इज अ वेरी रिसेंट फिनोमेना दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड टू अ लेवल 1 to 8, और इसमें आप कायदे से देखें तो 1 से 8 के बीच में कुछ डेसिमल पॉइंट्स भी इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी जो हमारे टोटल लेवल्स हैं वो 13 जरूर हो गए हैं, पर मेजर लेवल्स 8 हैं। एवरी NSQF लेवल इज डिटरमाइंड बाय अ लेवल डिस्क्रिप्टर। अभी लेवल डिस्क्रिप्टर क्या चीज होती है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट लेवल डिस्क्रिप्टर मोटा मोटा ये होता है कि हर लेवल पे एक इंसान से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो किस तरीके की स्किल डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, किस तरीके की थ्योरेटिकल नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, किस तरीके की ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ द जॉब रोल दैट हैज बीन असाइन्ड टू हिम और हर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनकी, तो वो लेवल डिस्क्रिप्टर है। हर लेवल के अगेंस्ट एक लेवल डिस्क्रिप्टर मैट्रिक्स होता है जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा और आगे दिखाऊंगा भी आपको।
Earlier notification of December 2013, which was the initial notification of NSQF, stands revised and is now notified by NCVT on the 6th of June 2023. So this was very recent. I have got the opportunity to work on this notification, which includes the NSQF revision as well as the level descriptors. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप NCVT की वेबसाइट पे जाएं, देखें इस नोटिफिकेशन को, क्योंकि आप तो प्रैक्टिशनर हैं इस फील्ड में. You are the ones who are going to execute this. अब बेसिकली कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी क्या होता है? स्किल बेस्ड थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल लैबोरेटरी हैंड्स बेस्ड स्किल्स और वर्कशॉप होती हैं, फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप होती है और OJT होता है. नाउ इफ यू लुक एट द NSQF levels, the NSQF levels start from level 1, rather I'd say it starts from level 0, which is total unorganized or informal sort of worker who does not demonstrate a lot of competencies. The first is equated to a class 5th as per this metric. Going on, level 3 is equivalent to a class 10th. हमने एक और चीज़ करी है बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे. हर NSQF लेवल का पहले सिर्फ एकेडमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ इक्वेशन होता था. अभी हमने जो एग्जिस्टिंग DGT इकोसिस्टम है जिसमें ITI भी है, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि लेवल 3 बराबर है 10वीं कक्षा के, तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि 8वीं के साथ जिसने 2 साल का ITI किया है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अंडरटेक अ लेवल 3 कोर्स and call themselves level 3 skilled. So we are opening as many gateways through the new NSQF notification as we can. All the options are not available in this slide. There are multiple more options. आप देखेंगे लेवल 3 करने के लिए यहाँ पर ये भी ऑप्शन हो सकता है 2 या 2.5 का कोर्स किया हो और उसके बाद 2 साल की नौकरी की हो. वो टेबल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे पता चले कि किस लेवल पे एक स्किल कोर्स करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया है. वो सब इसमें दर्शाया जाएगा पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर. बिकॉज दिस इज अ स्किल्स यूनिवर्सिटी, सो आई एम assuming that your courses will primarily be level 5 and above, starting from level 5, which is UG diploma first 2 years, level 5.5 bachelor's, level 6 bachelor's degree 4th year, level 6.5 master's degree, level 7 and level 8, which is highly proficient or equivalent to a PhD degree or beyond that. देखिए हम लेवल 8 के बियॉन्ड अभी NCRF या NSQF में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज जैसा मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनली भी जो लेवल्स अवेलेबल हैं कंट्रीज में, दे आर मेजरली 1 to 8. तो हमने भी उसको एक एंकर लेते हुए इंडिया में 1 to 8 का फ्रेमवर्क डिजाइन किया है. हाउएवर फॉर द लैक ऑफ लेवल्स एंड द लैडर दैट वी हैव, वी हैव ऑलरेडी एक्सपैंडेड इट टू 13. फॉर योर कंसर्न वी वुड हैव टू एक्सपैंड इट टू even beyond 15 or 16. So there is some sort of overlap. You're totally right. But उसके लिए क्या किया जा रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ. जब UGC इसकी गाइडलाइंस बना रहा है जो NSQF के साथ कंप्लायंट होंगी, जो अभी बन रही हैं while we talk, उसके अंदर there is a certain difference. अगर आप बैचलर्स के 4th ईयर में लेवल 6 कर रहे हैं और आप मास्टर्स के 1st ईयर में कर रहे हैं, तो आपके जो घंटे हैं कोर्स को करने के वो रिड्यूस हो जाएंगे. That is there. But the leveling, of course, as you rightly said, it could have been a 6.25. But then we will be further complicating it and creating more levels. That is why we did not do it. अभी आप मान लीजिए उसके अंदर, उस डिप्लोमा के अंदर 5 तरह की कैटेगरी हैं डिप्लोमा की, तो हम उस कैटेगरी को बढ़ाने की कोशिश में हैं, ना कि ये कि कोई भी अपने कोर्स को डिप्लोमा बुला ले, क्योंकि उसकी सैंक्टिटी खराब हो जाती है. तो फिलहाल आप सिर्फ AICTE ही का अप्रूव्ड डिप्लोमा जो है, जो लिस्ट है जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि AICTE ने कौन से डिप्लोमा के कौन से इंस्टीट्यूशंस को वैलिडिटी दी हुई है, क्योंकि वो इंसान वहाँ 3 साल एनरोल करके वो सीख के आ रहा है. लीगैलिटी में नहीं है, क्योंकि AICTE अगर क्वेश्चन करता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या देखा आपने इसमें, दैट कैन बी अ लीगल प्रॉब्लम फॉर द इंस्टीट्यूशन जनरली. बट इट कॉम्पिटेंसी तो देखिए वहाँ पर भी सिखाई जाएगी जहाँ पर वो 3 साल का डिप्लोमा करके आ रहा है, चाहे वो AICTE रिकॉग्नाइज आज नहीं है. इट विल बी अ लीगल प्रॉब्लम उन इंडिविजुअल्स के लिए जो स्कूल से ड्रॉप आउट होके स्किलिंग इकोसिस्टम में चले गए और उन्होंने वहाँ पर बेहतर कॉम्पिटेंसी सीखी. मैं अपनी लाइफ से पर्सनल एग्जाम्पल आपको देता हूँ. मैंने बीटेक किया, मैंने बीटेक में मैकेनिकल में गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद मैंने मारुति सुजुकी ज्वाइन की. पर मैंने जो सीखा है लाइफ में वो ITI ग्रेजुएट से सीखा है, डिप्लोमा ग्रेजुएट से सीखा है. दे वर फार बेटर देन द इंजीनियर्स ऑन द शॉप फ्लोर. हम टेस्ट बेड पे इंजन टेस्ट करते थे. आज की मारुति के इंजन की डिज़ाइन टीम में था मैं. हम टेस्ट बेड पे मारुति का, ब्रेजा का इंजन टेस्ट करते थे. ITI और डिप्लोमा के जो कैंडिडेट्स थे, जो वहाँ के सीनियर टेक्नीशियन सुपरवाइजर्स थे शॉप फ्लोर पे,
they were far, far better than the engineers, and that is because they had done a very practical course, and that is not because they were more intelligent. That is because they had a very practical course, and they had experiential learning of 5 to 6 years, hardcore in engine, जो component पे वो काम करेंगे. Whereas बीटेक में जो हम लोग आ रहे थे, हम लोगों के पास एक मैक्रो होराइजन लेवल थिंकिंग थी, लेकिन एट द एंड हो क्या रहा था, ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया आपको. अगर वो वापस आना चाहता है हायर एजुकेशन में वापस पढ़ाई करने, उनके लिए दरवाजे बंद थे, द डोर्स वर क्लोज्ड. नाउ थ्रू दिस वी हैव ट्राइड टू इंक्लूड देम इन द मेन स्ट्रीम, कि अगर कोई अपने इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से या फिर अपने इंटरेस्ट की वजह से एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल जाता है, देन वी हैव सैट डाउन विद डीजीटी, वी हैव सैट डाउन विद सीबीएसई, वी हैव सैट डाउन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड गॉट इट इन देयर क्राइटेरिया कि आपका आईटीआई 10वीं के बाद जो 2 साल का आईटीआई करेगा, वो एक असेसमेंट लेके थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विच विल बी फैसिलिटेटेड बाय डीजीटी. एनआईओएस का असेसमेंट है जो फैसिलिटेट किया जाएगा डीजीटी के बाद, इंटीग्रेट होगा एक आईटीआई के केंद्र में, और वो जब वो पास कर लेता है देन दे विल बी एलिजिबल फॉर अ 12th. इस देश में हुआ क्या कि जैसे डॉक्टर भूषण मुझसे बेहतर जानते हैं कि पहले कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी कोर्सेज की, कोई चला रहा था 30 घंटे का, कोई 90 घंटे का, कोई 200 घंटे का. तो धीरे धीरे हमने जो अचीव किया है वो स्टैंडर्डाइजेशन है कि अभी लेवल 2 पे 220 से 300 घंटे का कोर्स होगा कम से कम, लेवल 3 पे सिमिलरली 300 से 400 घंटे का. जब ये स्टैंडर्डाइजेशन आ गया उसके बाद हमने इसकी जो बड़ी टेबल है जिसका मैंने जिक्र किया आपसे, उसमें आप देख पाएंगे कि एज अ प्री रिक्विजिट एंट्री क्राइटेरिया अगर किसी ने 10वीं के बाद लगातार 3, वो मैं 3 क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझाऊंगा आपको, बिकॉज 1200 घंटे का एक क्रेडिट ईयर है, 3 या 4 कोर्सेज करे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के, तो वो एलिजिबल है एज पर द क्वेश्चन ऑफ द रजिस्ट्रार सर दैट he can undertake a NIOS open learning certificate and be eligible for a skill university embedded program. However, you are right, this is not being totally 100% implemented today because the courses were non-standardized. अगर आप मान लीजिए कि कोर्स ही कोई चला रहा है SSC level 4 का कोर्स which was only 70 hours, कोई चला रहा है which was 600 घंटे. अब अभी हमने पिछले 2 सालों में उसको पूरा स्टैंडर्डाइज किया है, उस सिस्टम को क्लीन किया है, और उस स्टैंडर्डाइज सिस्टम को अब हमने इस टेबल में जोड़ा है. दिस इज अगेन अ स्नैपशॉट ऑफ द टेबल एज आई टोल्ड यू. नाउ इफ अ पर्सन डज अ 10th एंड डज 3 to 4 courses which is equivalent to 1200 hours of learning, then it will be 1 year equivalent of learning. Similarly, if he does another 1200 hours which has हर 1200 घंटे में 40 क्रेडिट है, हर क्रेडिट 30 घंटे का है. उस पर मैं आऊँगा, पर मैं आपको क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बता रहा हूँ. इस स्टैंडर्डाइजेशन से अगर वो 2 साल की ट्रेनिंग या 2400 घंटे की ट्रेनिंग कर लेता है या कर लेती है, तो वो एलिजिबल होंगे एनआईओएस का एग्जाम देके आपके यूजी में एडमिशन लेने के लिए. एंड दैट इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड इन दिस, नॉट वी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड यूजीसी, एआईसीटी, सीबीएसई, नेओस, all the bodies that you can think of in the education and skilling as a regulatory body or ministerial level body as a committee member. We will come to that also. वो सबका साइन ऑफ है इसके ऊपर. अब होता क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि NSQF लेवल से हमारा मतलब क्या है. जो हम में से ऑटोमोटिव समझते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी स्लाइड है, जो नहीं समझते हैं प्लीज़ थोड़ा बियर करिएगा मेरे साथ. सबसे पहले हम बात करेंगे जो बोल्ड में लिखा हुआ है ऊपर, कि जो हर लेवल है NSQF का उसमें क्या मोटी मोटी 5 चीज़ें हैं जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था अपने कुछ संवाद में. पहले प्रोफेशनल थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है उस इंसान के पास, टेक्निकल स्किल्स और एक्सपर्टीज क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड माइंडसेट क्या है, ब्रॉड लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे उसके बाद, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. मैं फिर से समझाता हूँ ये 5 चीज़ें मैंने क्या पढ़ी हैं. मान लीजिए आप लेवल 4 का कोई स्किलिंग कोर्स अंडरटेक करते हैं, तो इन 5 एरियाज में आपकी लर्निंग डेवलप होगी. स्टार्टिंग फ्रॉम थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगी आपको स्किल कोर्स से, स्किल एक्सपर्टीज मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस का कुछ कंपोनेंट मिलेगा क्योंकि हमने हर कोर्स के साथ अब एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस को इंक्लूड कर दिया है. आपको ब्रॉड लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे जो पहले 3 के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं. जो पहले 3 का अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे उससे इंसान को क्या ब्रॉड लर्निंग आउटकम्स मिल रहे हैं उस जॉब रोल के लिए, वो चौथा है. और 5वां है रिस्पॉन्सिबिलिटी. लाइक फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 कैन बी अ हेल्पर, लेवल 2 इज एन असिस्टेंट, a 3 may be a technician, a 4 can be a senior supervisor or supervisor, 5 can be an assistant manager, going on to the CXO level, right?
NSQF provides for recognizing skill, proficiency and competencies at different levels, generally in accordance with international equivalency norms. मैं आपको जो बता रहा था कि 8 का जो हमने इसको करा है, और सिर्फ वही एक स्टेप नहीं, हमने जो स्टैंडर्डाइज किया है, वो जो बाहरी देशों में और पूरे विश्व में फ्रेमवर्क्स हैं, उसी के अराउंड, फॉर एग्जांपल यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है, या फिर जो ऑफ कॉल के जो नॉर्म्स हैं जो यूके में हैं, या फिर जो एस्कोआ के नॉर्म्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, दे आर वेरी दे बीन केप्ट इन आवर माइंड. हमने उनको फॉलो नहीं किया है, हमने उनको दिमाग में रखा है कि क्योंकि हमारे बहुत छात्र छात्राएं वहाँ जाते हैं, ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, सो उनका फ्रेमवर्क कैसा दिखता है और उसके हिसाब से NCRF या NSQF को डिजाइन किया जाए. NSQF इज अ क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क जो कि बताता है कि मोटा मोटा देश में स्किलिंग के कोर्सेज में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ऑटोमोटिव में अगर हम मशीनिंग को एक चीज़ लें, शॉप फ्लोर में मशीनिंग होती है कई तरीके की, मिलिंग होती है, मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँगा यहाँ पे, सॉरी फॉर इंडिविजुअल्स हु डोंट अंडरस्टैंड, माय बैड, बिकॉज मैं भी बहुत सारी कॉमर्स और फाइनेंस के टर्म नहीं समझता, तो आई एम श्योर सब लोग सब टर्म्स नहीं समझ पाएंगे. बट मिलिंग बेसिकली मेटल को काटने की एक टेक्निक है. अगर मान लीजिए उसकी एक मशीन लगी हुई है, उस पर क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं NSQF के. लेवल 2 कैन बी automotive machining assistant. Level 3 will be called an operator. Level 4 will be called a technician. Level 5 will be called a lead technician. Level 6 will be called a master technician. And similarly, level 7 will be a managerial level job role. Level 8 will be a CXO or a MD kind of a job role, or it can also be a business or vertical head. तो responsibility भी जुड़ी हुई है हर लेवल के साथ. अब ये स्नैपशॉट है आज का, जो हमारे देश में कितनी क्वालिफिकेशंस एग्जिस्ट करती हैं, और जो प्लेटफॉर्म आप देखेंगे उसे कहते हैं नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर, NQR. काफ़ी लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता, बट NQR बेसिकली इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर जितनी भी स्किल क्वालिफिकेशन आज तक देश में बनी है थ्रू डिफरेंट SSCs, जिनमें से एक के CEO हमारे साथ भी बैठे हैं इस वक्त, दे आर ऑल लिस्टेड इन दिस प्लेटफॉर्म. नॉट ओनली द क्वालिफिकेशन, the model curriculum, the industry validations, the line ministry approvals, all of them are uploaded on this platform. The platform is called nqr.gov.in, National Qualification Register, and you can access that platform. It will give you a deep insight. आप में से कई लोग हैं जो curriculum develop करेंगे शायद फ्यूचर में, तो अगर आप उसमें जाएं और आप देखें कि curriculum कैसे बनाया गया है क्वालिफिकेशन के अराउंड, it can be of great help to you. आज जो देश में जो पिक्चर है विच सेज NSQF लेवल 1 पे कितने क्वालिफिकेशन है, लेवल 2 पे कितने क्वालिफिकेशन है, 2.5 पे कितने हैं, 3 पे कितने हैं, सिमिलरली गोइंग अप टू लेवल 8. दिस इज अ ब्रेकअप. सिमिलरली टोटल NSQF अलाइंड क्वालिफिकेशन इस वक्त NQR में है 43 टुडे एज वी टॉक. देन क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन 1916 क्वालिफिकेशन ऐसी हैं जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज या अवार्डिंग बॉडीज ने बनाई है. 2428 क्वालिफिकेशन ऐसी हैं जो SSCs ने और अदर अवार्डिंग बॉडीज ने बनाई है, जिसके अंदर से 338 क्वालिफिकेशन ऐसी हैं जो फ्यूचर स्किल्स के ऊपर है. फ्यूचर स्किल में एक तो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं और साथ में फ्यूचर टेंडेंसीज भी आ जाती हैं, जैसे ग्रीनिंग, सस्टेनेबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब चीजें. ये एक ब्रेकअप फिर से देख पा रहे हैं आप कि किस सेक्टर में देश में इस वक्त कितनी क्वालिफिकेशन फाइल्स. जब भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्वालिफिकेशन फाइल, आप सोच सकते हैं कोर्स के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं. कितने कोर्सेज ऐसे हैं जो NSQF अलाइंड हैं और देश में इस वक्त एक्टिव हैं. सो दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ द सेम. देन यू हैव ऑल दीज 40, ideally there are 60 sectors in the economy through the NCO classification of Ministry of Labour. But in the skill ecosystem, because SSCs of course took the lead, so it was rather 37 or 38. But overall if you see there are 60 sectors in the economy जिसके ऊपर qualifications exist करती हैं आज. ये सारी qualification जो यहाँ पे listed है number wise आपको NQR पे मिल जाएंगे. However हमारा जो nomenclature है वो ये है, पहले उसको qualification pack बुलाया जाता था. आज से कुछ साल पहले जो पहला जो हमारा जो रॉ एंटिटी है जो बनेगा जिसके अंदर सारे क्वालिफिकेशन पैक QP, अब उसको बुलाया जाता है QF, क्वालिफिकेशन फाइल. उसके अंदर एकदम लेमैन टर्म्स में सारे कॉम्पिटेंसीज लिस्टेड हैं. कॉम्पिटेंसी कैसे लिस्टेड होते हैं उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का अगर आप एक पहाड़ बनाएंगे तो एक नॉस बनेगा.
उस नॉस का अगर आप एक पहाड़ बनाएंगे तो बनेगी क्वालिफिकेशन फाइल। नॉस इज अ नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक जॉब रोल को देखें, उसके अगेंस्ट एक क्वालिफिकेशन फाइल है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज से बनी है। अगर एक मशीनिंग कर रहा है इंसान, तो उसको मशीन के बारे में भी पता होना चाहिए, कुछ हद तक उसका मेंटेनेंस एंड ओवरऑल भी पता होना चाहिए, अपने सेफ्टी नॉर्म्स भी पता होने चाहिए। वो सब बनाते हैं नॉसेस। उन नॉसेस में फर्दर ग्रैन्युलर होते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जो मैंने कॉम्पिटेंसीज बोली। इन सब से मिलकर बनी क्वालिफिकेशन फाइल। पहला स्टेप। क्वालिफिकेशन फाइल के साथ बनता है मॉडल करिकुलम। मॉडल करिकुलम एक वर्ड है जिसके अंदर आपका मेजर ब्रॉड सिलेबस एरियाज डिफाइन होते हैं कि अगर आपका लेसन प्लान, मतलब नॉट लेसन प्लान एग्जैक्टली, बट आपके ओवरऑल आइटम्स क्या क्या होंगे जो पेडागोजी में डिलीवर किए जाएंगे बेसिस द कॉम्पिटेंसीज विच आर लिस्टेड इन क्वालिफिकेशन फाइल। अगर आपको वो सब सिखाना है एक इंडिविजुअल को, उसके लिए क्या कैसे सिलेबस डिजाइन होना चाहिए, क्या पढ़ाया जाएगा, वो सब लिखा होता है एक मॉडल करिकुलम में। मॉडल करिकुलम के बेसिस पे देन देयर इज कंटेंट विच इज डेवलप्ड। Then the content is developed basis the syllabus, model curriculum and the pedagogy which the awarding body wants to follow. वो जो content है that can be of various types. Content can be of printed content, it can be digital content, it can be verbal content, 100 ways of content. In this process there is also one more thing which is very distinct in skilling, which is called assessment strategies. हम जैसे आपका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है इन एनी यूनिवर्सिटी, और यूजीसी के गाइडलाइंस हैं कि सीओई हमेशा एट आर्म्स लेंथ रहेगा फ्रॉम डिफरेंट अवार्डिंग फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। वैसे ही एक असेसमेंट एजेंसी को बनाया गया है एनसीवीटी आने के बाद एक बॉडी की तरह, जो अवार्डिंग फंक्शन से आर्म्स लेंथ पे रहेगी और सारी असेसमेंट स्ट्रैटेजी बनाएगी, जिसके तहत ट्रेनिंग वैल्यू चेन के एंड में सर्टिफिकेशन देने से पहले असेसमेंट कराया जाएगा। तो इसका मोटा मोटा हुआ क्वालिफिकेशन फाइल, मॉडल करिकुलम, कंटेंट. It has been decided mutually by UGC, AICTE, NCVT and all the bodies that for 30 hours of learning, there will be 1 credit allocation. Only 1. It is all changing. आप एक साल में देखेंगे सारे चेंजेस आपको दिख जाएंगे। 30 घंटे की लर्निंग का 1 क्रेडिट मिलेगा बस। देखिए, इस कमिटी का मेन मैंडेट था एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाना। उस फ्रेमवर्क से NHEQF भी आगे काम करेगा। NHEQF आपको, लेकिन मैं अभी भी जब मैं ये सब सुन रहा हूँ ना, तो मेरे को बहुत अम्यूजिंग लग रहा है कि अभी आप सब लोग हायर एजुकेशन से बाहर आए नहीं हैं। Because you're all talking like professors and faculties of a higher education institute. I would also want you to talk about skilling, the skill qualification. Why I'm saying this? Because सिर्फ NHEQF को नहीं देखना हमें NSQF को भी देखना है। एक मोटा सिद्धांत ये तय हुआ है इस कमिटी के द्वारा कि 30 घंटे की लर्निंग, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, उसको 1 क्रेडिट मिलेगा। ये बेसिकली द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का ओवरऑल कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके अंदर एनसीवीटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी थे, आपके यूजीसी के चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे एआईसीटी के, वाइस चेयरमैन थे एआईसीटी के, सीबीएसई के इंडिविजुअल्स थे, एनआईओएस के चेयरपर्सन थे, सीबीएसई के भी थे। सो एवरीबडी हैज एंडोर्स्ड इट, राइट? नाउ दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये तो मोटा मोटा अंग्रेजी है, प्रिंसिपल्स हैं। आई विल कम टू द मैथ्स सून। तो पहले आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है रेड में, उसके बाद हम मैथ्स में भी आएंगे। हाई क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इंटीग्रेटेड विद इफेक्टिव स्किल्स, मेकिंग एजुकेशन एंड स्किलिंग एस्पिरेशनल, रिमूविंग डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका अब ऐसा फैसिलिटेट हो पाएगा कि 1 साल में जो क्रेडिट कमाए किसी इंडिविजुअल ने, उसके बाद अगर वो एग्जिट करके वोकेशनल एजुकेशन में जाना चाहें तो वो गेटवे इसके थ्रू ओपन कर दिया गया है। दैट इज व्हाट मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट मींस। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पहले एजुकेशन सिस्टम में अनहर्ड था, और स्किलिंग में भी, कि अगर आप एक कोर्स कर रहे हैं तो आप बीच में उसको एग्जिट करके निकल जाएं। वो सिर्फ बीवॉक में हो पाता था। बीवॉक वाज डिजाइन्ड फॉर दिस पर्पस, बट नाउ एवरी कोर्स विच विल बी देयर फॉर यूजीसी और एआईसीटी अप्रूवल, it will ensure that multiple entry and exit as a principle is there. Imaginative and flexible curricular structures, creative combination of disciplines, comprehensive credit based academic and skill qualifications. Credit से भी क्या क्या अचीव होगा? Assignment, accumulation, storage and transfer of credits. सिर्फ असाइनमेंट नहीं, आप क्रेडिट जब अपने बैंक में इकट्ठे कर लेंगे एज अ करेंसी, आप उसको यूज करके एक सर्टिफिकेट भी पा पाएंगे, या फिर आप उसको यूज करके एक नए कोर्स में एनरोल कर पाएंगे, जैसे रजिस्ट्रार साहब पूछ रहे थे, या फिर आप उस क्रेडिट को यूज करके कंज्यूम करके एजुकेशनल अपना जो आवर्स है, लर्निंग, टोटल लर्निंग किसी कोर्स में उसको बढ़ा पाएंगे। बहुत सब कुछ हो सकता है क्रेडिट से। क्रेडिट इज लाइक द
skilling and educational currency of the future. Today, again, touching upon that point, even in IITs in the country, credit systems are very differently and non-standardized way में use होते हैं. There is no common credit framework. What this framework does is bring all the educational, skilling and experiential learning to a common credit currency. Moving on to the next. Basically यहाँ पे pages mentioned है with respect to NEP कहाँ से लिया गया है. Again, this is pretty much the same, so I'll skip this slide. Now, salient features क्या हैं? This should be flexible in terms of curricular structure. It should not be very rigid. It should have creative combination of disciplines. Multidisciplinarity की बात की गई है. Enabling students to choose their learning trajectory and program. जैसा मैंने कहा कि अगर multiple entry और exit के pathways होंगे, तो student second year में exit करके किसी और program में credit लेके कॉमर्स से टेक्नोलॉजी में या मैनेजमेंट में भी मूव कर सकता है एंड वाइस वर्सा. प्रोवाइडिंग क्रेडिट्स ऑन ऑनलाइन डिजिटल एंड ब्लेंडेड लर्निंग, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, प्रमोटिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू दिव्यांग्स एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड विच बेसिकली टॉक्स अबाउट और एक्सप्लेन्स द होल क्रेडिट फ्रेमवर्क. दिस इज द मैथ बिहाइंड इट. सो the three dimensions that you see, जो आपको तीन एक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, एक जो ग्रीन एक्सेस है that is the skill axis. मोटा मोटा ऐसे समझिए, वो स्किल में जो भी आप करेंगे वो उस एक्सेस के थ्रू. जो रेड में आप देख पा रहे हैं that is the academic axis. और जो पर्पल या वायलेट में आप देख पा रहे हैं that is experiential axis. Now बेसिकली ये 3D डायग्राम क्यों बनाया गया? ये डायग्राम इसलिए बनाया गया कि आप कहीं से भी कोई लर्निंग कमाते हैं, कोई भी कॉम्पिटेंस कमाते हैं, that will be a common learning outcome which can be a part of this universe. मतलब क्रेडिट आपको ना सिर्फ प्रैक्टिकल ओजेटी थ्योरी के लिए मिलेंगे, पर आपको डिफरेंट डोमेन्स में भी मिलेंगे. जैसे स्किलिंग में भी कॉमन क्रेडिट सिस्टम होगा, एजुकेशन में भी कॉमन क्रेडिट सिस्टम होगा, और धीरे धीरे इस देश में एक्सपीरियंशियल लर्निंग का भी क्रेडिट सिस्टम कॉमन होगा. कुछ संस्थाएं, जैसे मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को पास करके अंदर गए और आपने 10 साल की नौकरी करी, तो आप अगर पहले एक्सपर्ट थे तो आप प्रोफिशिएंट बन गए, प्रोफिशिएंट से आप मास्टर बन गए, तो उसका भी क्रेडिट कैसे एक्यूमुलेट होगा वो भी इसमें बताया गया है. द स्किल एक्सिस बेसिकली टॉक्स अबाउट इट ऑल्सो मेंशंस द इंडिकेटिव एंट्री क्राइटेरिया फॉर द डिफरेंट स्किल लेवल्स, जो आपने पहले भी देखा. जो एकेडमिक एक्सिस है वो बात करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री. अगर आप देखें जो फर्स्ट उसका पॉइंट है दैट इज फ्रॉम द प्री और फाउंडेशनल स्कूल ईयर्स, इट मूव्स ऑन टू द PhD विच इज लेवल 8th. Similarly, experiential learning axis moves on from trained, which is 1 year and less, to proficient, which is 1 to 4 years, to expert, which is 4 to 7 years, to master, which is 7 years plus. अब मान लीजिए आपने स्किल से 200 क्रेडिट कमाए अपने जीवन में और एजुकेशन से कमाए 600 क्रेडिट, टोटल आपके 700 क्रेडिट है. और अगर आपने 7 साल की नौकरी करी है एंड the common curricular structure comes up with a multiplying factor of 1.5. This is still ongoing. This is the third experiential learning is being decided. अगर वो फैक्टर 1.5 का है तो 800 क्रेडिट इंटू 1.5 मेक्स इट 1200. So your bank of credit will reflect a 1200 as a figure and not 800. So this is what this figure entails कि किसी भी प्रकार की competency आप build करें, चाहे स्किलिंग से, चाहे एजुकेशन से, चाहे एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, उसको करिकुलम क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. लास्ट एक्सिस अगर आप देखें, द ऑरेंज एक्सिस, इट इज बेसिकली ऑफ द क्रेडिट फ्रेमवर्क विच इंटीग्रेट्स बोथ द लेवल्स ऑफ हायर एजुकेशन and school education and skilling. So this is the common principle that we have reached. I mean, this is one diagram which is very necessary. Similarly, अगर आप right में देखें तो वहाँ पे वही चर्चा हो रही है कि 10th pass plus 2 years ITI plus NIOS जो मैंने आपको बोला. This part if you see it tells you that अब अगर 10th के बाद आपने 2 साल का ITI किया है और NIOS दे रहे हैं तो आप वापस 12th में इंटीग्रेट हो सकते हैं as a eligibility criteria for a university like yourself. Similarly, this can be done for a 8th class plus 2 years of ITI. अभी बहुत कम ITI रह गए हैं जो 8th के बाद होते हैं. पहले बहुत सारे ITI ऐसे होते थे जो 8th के बाद होते थे, अभी तो बहुत कम हो गए हैं, बट उसके लिए भी डोर खोला गया. So if we have questions on this diagram, let's just ask now. If you have questions, please ask on the diagram. To the finer details and operationalization of it, I'll come to an extent mathematical diagram for you to
interpret in terms of accuracy. Please understand, this is a 3D representation of how these three are going to talk to each other. आप करने को कर सकते हैं, आप उसके ऊपर एक ब्लॉक ले लें जो हाईएस्ट ब्लॉक है. अगर मान लीजिए मैं सारे उन ब्लॉक्स को कलर कर दूं, सेंट्रल जो डायगोनल जा रहा है कि लेवल 8 पे पीएचडी के इक्विवेलेंट है, मैं टॉप मोस्ट ब्लॉक को कलर कर दूं अगर, तो आप बोल सकते हैं कि वो उसकी कोटर्मिनस हो गया. कहने को कर सकते हैं, बट दिस इज उसका पर्पस वो नहीं है. डायग्राम का पर्पस है आपको मोटा मोटा बताना कि ये तीनों एक्सिस के बेसिस पे जो फील्ड क्रिएट होगी वो आपस में बात कर सके, एक्सचेंज कर सके क्रेडिट्स, और एक आदमी जिसने स्किलिंग में ट्रेनिंग करी है वो एजुकेशन में मूव कर सके, और जिसने एक्सपीरियंशियल लर्निंग लिए खाली वो आरपीएल का कोर्स देके सर्टिफिकेशन पाके वापस आ सके स्किलिंग. NCRF provides for assignment of credits and credit levels to help operationalization of academic bank of credits. Now, what is operationalization of academic bank of credits? Basically, there will be a digital bank created in which all the credit points that a candidate has earned through their lifetimes will be deposited, which can be accumulated, assigned, redeemed, transferred, etc., etc. It will be like currency, simple. Primary and middle schools levels, 5th class credit level 1, 8th class credit level 2. The credit levels increase by 0.5 for every year of learning, 1200 hours as I told you. So 1200 hours basically are justifying a year's learning, and this will apply to not only the skilling ecosystem but also the higher education ecosystem, the schooling ecosystem, everything. It is going to be common. The total notional hours in a year shall be 1200 hours per year for assignment of credits across school education, higher education, vocational education, skill education and experiential learning. So it's a common standard for the nation. The credits for 1200 hours learning will be 40 credits, may have 40 to 44 credits. Now why have we said this? Because when registrar sir was asking this question, there was certain legitimacy to it, that because of certain variances in courses across institutions, you would require the flexibility of having a 10% plus window. That is why we have included this. For the type of your, the vision of the institution, the kind of training you want to impart, all of that. For NCRF calculation, total notional learning hours credit will be 30 hours per credit. Now, just to tell you, to just gain some trust also in this audience, this is not the presentation which I am giving you. This is the presentation which Dharmendra Pradhan ji gave PM Modi. So this is very legitimate. And the only problem here is that this has been decided, but the tree or the roots of this are still in formulation because they are being governed by UGC, AICTE, CBSE and different bodies. My part was skilling, and in that it has been taken care of. You ask me anything around it, it's done. And the common principles are done. So I have done my bit. When I say my, I'm talking about the NCVET, the MSDE. But with respect to UGC AICTE, a lot of operationalization is also ongoing. Additional programs, subjects, projects undertaken over and above the scheme of studies shall get additional credits beyond 40 credits. So अगर किसी ने कोई internship करी है, कोई definite course किया है, उसको भी creditize किया जाएगा eventually, और उसको additional credits दिए जाएंगे beyond 40 credits. Now this is a very illustrative slide which talks about क्या क्या cover हो सकता है credit में. It can be classroom teaching, lab work, class projects, assignments, tutorials, technical vocational education, training, skilling, project work, field visits, industry attachments, online, digital, blended learning, everything is covered. So I think there were some questions around this कि ये सब क्या क्या मानेंगे हम credit में जो घंटे होंगे, सब. It's a uniform architecture. आपको currency की तरह आपको दिख रहा है, जैसे आप अपना बैंक अकाउंट देखेंगे अगर, तो आपको दिखेगा करंट बैलेंस कितना है, एफडी कितना है, रिकरिंग डिपॉजिट कितना है, वैसे उसके अंदर दिख रहा है, और टोटल अमाउंट भी दिखता है, तो उसके अंदर वो भी दिख रहा है. सो इट इज बीइंग क्रिएटेड बाय सेंट्रल एजेंसी. या सो एवरी सॉर्ट ऑफ लर्निंग, इट कैन बी एनीथिंग व्हिच कैन बी फॉर्मलाइज्ड, विल बी क्रेडिटाइज्ड, बट द फॉर्मलाइजेशन ऑफ दैट लर्निंग इज अ चैलेंज. फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ अस हैव डन अ लॉट ऑफ NGO work, charity work, internship work, that is currently not formally, creditized, or that is not taken into a learning account. However, if you see the management institutions of this country, I mean, I'm talking about India, you see people who are chosen in those good management institutions, they look at the profile of them. I'm sure a lot of people know who have gone. The profile will not only include your 12th and 10th, it will also include your
your maybe bachelor's, master's, and the kind of internships you've done, the kind of jobs you've done, the kind of, not-for-profit organizations you've been associated with, the kind of extracurricular activities you've done. So management institutions understood this problem way back. They've been working in this space, but it is not standardized for the country. What we are trying to do here is standardizing it for the country. Now, this is pretty much covered, so I will not waste time here. This is very interesting. This was a project which, again, I got the opportunity to lead. It's called blended learning. I will share with all of you, rather through one nodal, which is Abhishek, the blended learning guidelines / policy, which talks about what are the percentages of online versus offline tutorials, trainings, practicals, which can be conducted in various domains and sectors in learning value chain. So when I say value chain, starting from mobilization to training, to assessment, to post-assessment, to certification. Can everything be done in an online manner for some sectors? If not, what all can be done in an online manner? If partly it can be done in online manner in one sector, what are the tools available for that sector to take it online? The tools can be also plenty. Right from a simple website-based video tutorial, it can be an AR, VR, XR, it can be AI chatbot, it can be so many other things. So a blended learning guidelines, as you can see in the 1 to 7, these are the value chain of a skilling ecosystem. Starting from theories, lectures, theoretical concepts, soft skills, employability skills, demonstrations, practical lab work, tutorial assignment, everything in these 7 items, OJT practical, can be taught to students in a blended way. And what percentage of blend is good for a given sector or a given domain of study has been illustrated in the particular set of guidelines which I got opportunity to work on. For example, in automotive, it will be slightly lesser because you would require heavy machinery to be at place. In banking finance, it will be slightly higher. Similarly, in case of beauty and wellness, it might be lesser or higher depending on what sort of thing you're doing. So it also depends on the technology that is being utilized for execution. Now, what it does, it increases the scale of learning. It segregates modes of face-to-face teaching and learning in online course, module methodology and online training, delves into ratios of learning hours to be prescribed between online, offline and material type. सबसे important point वो second वाला जो लिखा हुआ है कि it talks about the ratios of learning hours which will be online versus which will be offline versus which can be blend of both. That is what we have been talking about in these set of guidelines. And basis this set of guidelines, another guideline which I worked on, which are not released yet, but will be released anytime, are digital content guidelines. So these guidelines are again first of their kind in the country. No higher education regulator has ever released a blended learning or digital content guidelines. Skilling ecosystem has taken the foremost step, and this can also be replicated in this higher education ecosystem. अभी आप लोग थोड़ा सा ये महसूस कर रहे होंगे कि मैं स्किलिंग की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, और हायर एजुकेशन और स्किलिंग का जो कॉमन स्कोप यूनिवर्सिटी है उसको कैसे ब्लेंड करेंगे. आई विल कम टू इट एट द लास्ट ऑफ द सेशन. आई विल डू दैट एज वेल. नाउ बेसिकली आप ये देखिए कि आजकल कोई भी एमएसएमई है, छोटी इंडस्ट्री है, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कैंडिडेट को मैं पिक करूँ. तो हमारा ध्यान स्किलिंग में क्रॉस सेक्टोरल और मल्टी स्किलिंग पर भी है. फॉर एग्जांपल, एक ड्राइवर का जॉब रोल पढ़ाया जाए साथ में ऑफिस असिस्टेंट के साथ और डेटा एंट्री ऑपरेटर के साथ, जिससे जो मल्टी स्किल्ड ऑफिस असिस्टेंट क्रिएट होता है, दे कैन अंडरटेक 3-4 पैरेलल जॉब रोल्स एंड गेट अ बेटर सॉर्ट ऑफ सैलरी और एम्प्लॉयमेंट. क्रॉस सेक्टोरल जॉब रोल हायर लेवल जॉब रोल्स में होगा जो यहाँ पढ़ाया जाएगा इस इंस्टीट्यूशन में. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप देखें अगर ऑटोमोटिव IIoT टेक्नीशियन. अब IIoT क्या होता है? एनी आइडिया? What is it? Close to that. Industrial Internet of Things, right? So, for example, predictive maintenance काफी समय से चला आ रहा है in terms of the major companies have been using machinery जो पहले ही आपको बता देती है कि उसको maintenance की जरूरत कब है या वो कब खराब होने वाली है या overall कब चाहिए. उसके अपकीप के लिए जो इंसान लगेगा, we'll have to teach them what is a automotive component of that machinery or capital goods component, what is the component of the IT based software which goes into that machinery, and there has to be an integrated NOS which talks about all these components together.
So this is a cross-sectoral example. Now this is again a very interesting slide. I would again urge you to go to the NQR and look at these courses. These are really very futuristic. Many of you can also undertake these courses. For example, there is also a course in pedagogy of future of work. So अगर आप as a lecturer या faculty या trainer वो course लेना चाहते हैं, it will add on to your value because आपको समझ में आएगा कि future learnings और teachings किस तरह से execute की जा सकती हैं. उसके ऊपर भी हमने course बनाया है. तो basically ये क्या है? There are 10 major areas of Industry 4.0, starting from autonomous robots, simulation, horizontal and vertical system integration, industrial Internet of Things, cybersecurity, additive manufacturing, augmented reality, big data analytics. These are what are driving, of course, AI and machine learning as well, right? These are all what are driving different sectors and job roles. तो आप example के तौर पे देखें, अगर आप देखें तो हमारा ये सब job roles in terms of additive manufacturing technologist, design for additive manufacturing, big data analyst, cloud computing specialist, ये सब courses बन गए हैं, तैयार हैं NQR पे. आप लोग भी ये कोर्सेज अंडरटेक कर सकते हैं. डेटा एनालिसिस में बहुत सारे कोर्स हैं जो आप लोग ले सकते हैं. आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट भी होंगे जो डेटा में कुछ काम करना चाहते हैं. वो भी कोर्स है. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल टू यू. यू कैन ऑल्सो अंडरटेक दिस अपार्ट फ्रॉम टीचिंग इट टू द स्टूडेंट्स. अगेन इन डोमेन्स में फ्यूचर स्किल्स क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट करती हैं. 3D प्रिंटिंग में 10, 5G में 10, ऑटोमोटिव में 33, IIoT में 28, मैकेट्रॉनिक्स में 17, VLSI में 15. सिमिलरली यू कैन सी AIML में 39 क्वालिफिकेशंस. आप जैसे कह रहे थे यू टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस और डिजाइन, व्हाट डेटा साइंस ना, डेटा साइंस इंजीनियर के भी एक्चुअली क्वालिफिकेशंस हमारे या एसोसिएट के या डिफरेंट जॉब रोल्स के कम से कम 15-20 हैं. जो आपने जो भी सर्च किया होगा NQR पे वो एक नॉमेनक्लेचर के कुछ कम आए होंगे 2-3. डेटा साइंस के आपको अलग से चाहिए तो आई कैन गिव यू ऑल 15-20 जो एग्जिस्ट करते हैं. दे आर नॉट ऑल NASSCOM, दे आर ऑल्सो थ्रू अदर स्किल यूनिवर्सिटीज, दे आर ऑल्सो थ्रू अदर मिनिस्ट्रीज. MIT ने भी बनाए कोर्सेज, वो भी है. Where we get these? NQR. NQRF only. या NQR पे आप जाएं, वहाँ पे सेक्टर से सर्च कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं. जो अभी आपने 2 ढूंढे हैं वो कहाँ ढूंढे थे आपने? NASSCOM से. Look at the public platform NQR, उसमें सब कुछ अपडेटेड है. Now this is another concept which is of employability skills. Now with every qualification which is being NSQF aligned, an employability skills module is compulsorily being put together. For a level 3 or a level 4, something like a 30-hour employability skills capsule. For a higher level, it will be a 60 or 90-hour. For a further higher level, it will be a 120-hour capsule. These are the major employability skills which are being put as on today. Again, it is not my opinion, but as on today, these are being put. Of course, there are so many others, like social intelligence, like adaptive thinking, critical thinking, and whatnot. Communication skills, interpersonal skills, cognitive and metacognitive skills, English language literacy, workplace and job related skills, foundation literacy, citizenship and constitutional values, green skills, etc. Now we are trying to introduce these also, what I was talking about: critical thinking, innovation, analytical thinking, design thinking, computational thinking, social intelligence, cross-cultural competency, new media literacy, virtual collaboration, decision making, conflict resolution. And when we say one earth, one family, one future, we mean greening skills, sustainability and all of that. So this is also being included in all the courses which are being NSQF aligned. I will broadly explain to you the difference between skilling ecosystem and higher education and how are you going to blend it together at the end of it. So please don't worry. This is another concept which is very prevalent, recognition of prior learning. इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई कारपेट वीवर है आपका कश्मीर में, और उन्होंने बिकॉज वो इंडस्ट्री ऐसी है कि सिर्फ अपने पिताजी या दादाजी या चाचा से सीखा है काम, तो उन्होंने कभी स्कूल तो वो गए नहीं, और वो काम पूरा करके उनके पास एक हुनर बहुत है लेकिन देयर इज नो सर्टिफिकेशन. सो RPL बेसिकली गिव्स यू at least a base level certification in the NSQF hierarchy where you give an assessment and basis that assessment criteria which is more rigid now than earlier because पहले RPL के certificate बांटे जा रहे थे, अगर मैं बोल सकूँ ये, मैं छूट लूँ तो थोड़ी, तो अभी क्या किया गया है, RPL guidelines को थोड़ा सा और rigid बनाया गया है जिसमें RPL के certificate चाहे कम मिले पर उन लोगों को मिले जिनके पास सच में हुनर है. So basically it is planning, awareness and mobilization, enrollment, assessment is the key step.
देन इट इज सर्टिफिकेशन एंड फीडबैक। उसी के सब हमने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं कि 1 to 3.5 में क्या क्या आरपीएल को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, 4 to 6 में कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, हायर लेवल कोर्सेज में आरपीएल को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो सब यहाँ पे लिस्टेड है इस व्यू फाइल पे आप देख सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम फर्दर essential digital skills which we are going to embed in the employability skills. They are basically pertaining to the IT/ITES sector. They are again, domain knowledge, programming languages, Python, Java. Now, no more are these languages only the babies of people who are in the IT field. Somebody who is even in the social science domain, they are doing Python for regression, XYZ. So these are cross-cutting skills. That is why we are trying to integrate them in a lot of disciplines. Machine learning. You know how AI has hit us. किसी को भी नहीं पता था कि चैट जीपीटी आ जाएगा और वो इतनी अच्छी चीज़ें लिख देगा। आज भी मतलब थोड़ा सा एरोगेंट लगेगा, पर मैं कहता हूँ कि चैट जीपीटी से बेहतर फिर भी इंसान लिख सकता है, लेकिन फिर भी लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी को एंड बहुत फास्ट वे में अडाप्ट कर रहे हैं। सो दीज स्किल्स आर द नीड ऑफ द आवर, राइट? डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, बिग डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब ये सारी स्किल्स सबको नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये स्किल्स पढ़ाई जाएंगी बेसिस द NSQF लेवल, बेसिस द सेक्टर, बेसिस द नीड। सिमिलरली कॉम्पिटेंसीज एंड सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है? सोशल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, डिजाइन थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, वर्चुअल कोलैबोरेशन। अगेन सम फ्यू स्लाइड्स ऑन NCRF. Now, please go through this slide. This again talks about, this pyramid talks about what all does it integrate: school education, higher education, vocational education. Integrates academics, vocational skills and experiential learning. In short, enables assignment, accumulation, storage, transfer, redemption of credits. Allows multidisciplinarity and holistic education. It allows multiple entry and exit. It allows entry into different domains. For example, what we were discussing with your questions. It allows multiple entry and exit between general and vocational education also, and not only education streams, but also between, as I told you, somebody who's done 10th, going an ITI, coming back to do a higher educational institution course. That is also what we saw in the figure. It removes distinction between general and vocational education, establishes equivalence and allows for mobility, supports existing qualification frameworks, NHEQF and NSQF. Now, when I'm saying operational guidelines for clarity of everyone here, सबसे ऊपर तो हो गया NCRF, which is a meta framework. उसके नीचे आएंगे हायर एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क बनेगा, स्किलिंग का फ्रेमवर्क बनेगा, स्कूल का बनेगा। उसके नीचे आती हैं ऑपरेशनल गाइडलाइंस या पॉलिसीज या ऑफिस ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस। आई थिंक UGC एक टर्म यूज करता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, इट इज कॉल्ड orders or instructions. Something comes out like in their this particular UGC comes out with the infrastructure instructions, the TOT instructions, ऐसे कुछ instructions या order की तरह से word है। Those things are actually operational guidelines. वो उस framework के principles को borrow करके जो सिद्धांतों से निकले हुए operationalization पे पहुंचते हैं, उसकी कमी की वजह से आज इतने सवाल हैं हायर एजुकेशन में कि तब तक हम क्या फॉलो करें। तब तक आप वो फॉलो करें जो मैडम ने कहा, जो आपने कहा, 30 hours, 15 hours, 30 for a different style of learning, 15 for different style of learning. But in the coming year, what I'm telling you is this: all of it will be 30 hours, be it practical, be it OJT, be it theory. Okay, so this is pretty much taken care of. This you've seen already. This is a very important table. I will urge all of you, if you can click a picture of this table, this will help you a lot. Or we can share it with you. I mean, this is already there in public. This talks about कितने क्रेडिट पॉइंट अर्न होंगे, किस लेवल पे, कितने घंटे की ट्रेनिंग होगी, कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स, कौन से स्किलिंग के लेवल्स के इक्विवेलेंट हैं, किसका एंट्री क्राइटेरिया क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमने मैप करी हुई हैं. So you can basically get some clarity from here. It is like a big web, but it has been mapped. So it talks about what is the level of skilling for which a given criteria has to be fulfilled in higher education. और आप जहाँ पर भी ये red line देख रहे हैं, there is a heavy red line, you see this. This one, no, not the bottom. This one, this one, this one, this one, and this one. These lines that you see, the red lines that you see, are hard assessment levels that you cannot jump from here to here or here to here without having, or these are called assessment bands, without having a particular given regulated assessment from the school education or higher education ecosystem.
So that is why these bands have come in, right? It is up to, I'll try to articulate it, it is a little difficult to articulate, please bear with me. It is up to the regulatory body to undertake either 20 or 40 and add it as cumulative. मतलब देखिए, ओके, आप स्टार्टिंग से देखें, अगर जो ये वाले बैंड्स हैं, जो नीचे वाले बैंड्स देख रहे हैं आप, उसके अंदर 80 + 40 को 120 माना गया है वहां पर, सॉरी 100 माना गया है, एंड देन 100 + 40 को 120 माना गया है. मतलब दे हैव अंडरटेकन दिस एक्सरसाइज टू गिव इट अपॉन देमसेल्व्स कि नहीं, हम क्लास 9th को 40 क्रेडिट नहीं देंगे. ऑल्दो यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में वो 40 है, बट हम नहीं देंगे. वी विल गिव अ क्यूमुलेटिव बैंड ऑफ 9th and 10th, a total 40. Maybe it is not articulated properly. मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको, वो मिला के उसको 40 दे रहे हैं, क्योंकि CBSE कहता है कि इतनी लर्निंग नहीं हो रही compared to other learnings, that this can be given a credit of 40. 20 makes it 40. Why we have listed a 40 there is because ideally according to the common framework principle, it was agreed कि 40 क्रेडिट मिलने चाहिए, जो आपने बोला सही बिल्कुल. लेकिन CBSE इस पे एग्री नहीं करा अभी. उसने बोला कि नहीं, we will give a 20 credit. And with respect to the school, the discussions are still on that it has to be 40 only, but still they are taking it as a 20. Anyways, let's move on to the next. This table particularly talks about the experiential learning. As I told you, the factors are being decided, but the overall factors which were given, for trained it was 1. So if you have a total credit accumulation of 400 credits in your credit bank, for the initial 1 year or 2 years, it will be a multiplication factor of 1. You will have only 400 credits. If you spend in the domain 4 to 7 years, or that will of course vary, you will get a multiplication factor of 1.33. So 400 into 1.33 will be a I think 33 or something. So yeah, 500. So that is what is going to be 500, of course. So that is what is going to be the total amount of credits, right? Similarly, for an expert level, when you spend more than 7 years in an organization in the same domain, organization is not important. The sector and domain and the job role is important. So if you keep doing that job role, then the multiplication factor will be this. These are the general multiplication factors given in NCRF. However, again, the UGCs and the CBSEs and the AICTs are open to interpret this differently. Now, I've talked about this in detail, so let's just quickly pass on. I mean, all of this is already what you know. I mean, there is, okay, so this I will just touch upon a bit. The whole, जो एक नींव होती है किसी भी फ्रेमवर्क की, सबसे इंपॉर्टेंट नींव क्रेडिट फ्रेमवर्क की है असेसमेंट. So we are trying our level best to make exceptional assessment infrastructure in the skilling ecosystem. Similarly, the higher educational institutions will be pushed for making assessment exceptional. क्योंकि assessment के basis पे आप credit दे रहे हैं किसी को, अगर assessment में थोड़ा सा भी कमी रह गई, तो credit allocate हो जाएंगे which can be redeemed for lifetime. So that is what this slide talks about. So there is a need of special assessment methods for credit assignment on the basis of achievement of learning outcomes subject to such assessment. RPL के लिए कुछ और assessment की requirement होगी, STT के लिए कुछ और होगी, short term training के लिए, long term के लिए कुछ और होगी, embedded courses के लिए कुछ और होगी. Skipping this, so this is another case study which talks about, you know, how a person can move from one institution to another, redeeming credits. So basically you can see, I mean, institute offering same course and same subjects. Institute 2, subject A 10 credits, subject B 10 credits. Similarly, case 2, institute offering same course and different subjects. From institute 1 to institute 3, the person can move. Case 3 can be different courses with partly overlapping subjects. Similarly, the movement can happen here as well. So it facilitates multiple exit entry. It also facilitates multidisciplinarity. Academic equivalence क्या चीज़ है? Example देखिए आप, first year UG and first year BE BTech to be treated equivalent for seeking admission in the second year of any UG program which we were discussing. An ITI pass out, which is 2 years after 10th, along with additional language course from NIOS, attains equivalence of class 12 certificate along with ITI National Trade Certificate NTC. A learner accumulating 200 credit points through NSQF level 2 short-term training qualifications along with basic literacy and numeracy course of 240 hours or other required courses attains equivalence to class 8 certificate in addition to NCVT skill certificate. This will also have the NIOS here, which is missing.
बिकॉज ऑफ द बैंड विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो ये रास्ते ज़रूर खोले जा रहे हैं पर अभी भी बैंड्स हैं. देखिए हम उस यूनिवर्स में पहुंचना चाहते हैं जहाँ पर वो बैंड्स एग्जिस्ट ही ना करें. वो धीरे धीरे वो बैंड्स डिसअपीयर हो जाएंगे क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इतना स्टैंडर्डाइज हो जाएगा कि आपने अगर वो अंडरटेक कर लिया और उसका असेसमेंट दे दिया तो आप माने जाएंगे 8th पास, आप माने जाएंगे 10th पास या 12th पास. दैट विल हैपन इवेंचुअली. सो या अगेन this can be various examples of what is the 12th equivalent. It will be a 12th grade pass regular or NIOS, or a 10th grade pass plus 2 years of ITI plus 10th plus language course, or a 10th grade pass plus completed 2 years of 3 years of diploma, right? Or 10th grade plus STT qualification at NCRF level 3.5 and 4 with 40 plus 40 accumulated credits and a language course. So all the gateways are now open. This is the diagram to show you that from short-term training courses to diploma to ITI to open schooling will facilitate that person to undertake a 12th. Again, what are the entry pathways to a UG certificate course? I think somebody was asking about, the registrar was asking about this. So I think this slide answers it. So we were a little early in the question. So it's like, so we should share it with him as well so that he appreciates this. So, for example, 12th class pass was 40 credits from UGC AICT approved NHEQF courses at level 4.5, or a 12th class pass plus 20 credits from UGC and 20 credits from NCRF level 4.5. Different combination, right? Similarly, 10th class plus completed 3 years of diploma after 10th plus entry module if any, or a UG first year student, which is definitely going to a second year UG. So any of these can. जो वो पूछ रहे थे. लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ ये डायग्राम है, ये प्रिंसिपल है. एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन आपको यूजीसी आईसीटी देगा फॉर अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी जो इसके अराउंड ही होगा. दिस इज द स्टैटिक रूल जिसमें उसने साइन किया. दैट इज व्हाई आई वाज शोइंग यू द साइंस. However, the nitty-gritties of it can differ to certain extent. Like he was asking कि अभी हमारा बैकवर्ड में तो ऐसे चलता है, प्रोग्राम ऐसे डिजाइंड है, उसको हम कैसे एकदम से चेंज करते हैं. फॉर दैट यू विल हैव टू रेफर टू द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ व्हाट दे से. आई कांट टेल इट. अगेन इट्स द मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट एडवांटेज ऑफ and is dependent on the academic equivalence and entry criteria as we discussed. So this is all repetition of what this is basically, so let me not waste time here. Okay, so again, in case of undergraduate degree of either 3 or 4 year types, the MIMI is multiple entry and multiple exit. Options are certificate after completing, as you were mentioning, sir, this is the slide. Certificate after completing 1 year in discipline or field, including vocational and professional areas. Diploma after 2 years of study. A bachelor's degree after a 3-year program. A bachelor's degree with a research, honors, engineering in case of a 4-year bachelor program. Or a specialization, as sir correctly pointed out, in some commerce or arts also. They are also now being planned for a 4-year kind of a arrangement with specialization. For the master's program, it is pretty simple. I mean, let's not read that. Other examples can be learners after completing first year of MTech program shall be eligible for an MVOC degree. Upon exit, having MVOC degree, however, is not mandatory for entry into an MTech program. So the reverse of it is not very easy. We should target a country where even the reverse is easy, but today it is not easy. Now, what are the benefits for the stakeholders? I mean, this is like creditization of all learning for the students, multidisciplinarity, multiple entry exit, lifelong learning, removal of hard distinction. What are the benefits for the institutions? It gives you multidisciplinary education, diversified and rich student knowledge base, promotes stronger collaboration between institutions, as the question you asked in the green shirt. Then increased focus on research and innovation, promotes digital learning, blended learning and open distance learning, leveraging of institutional infrastructure, etc., etc. Again, so basically now this slide, it talks about all the flexibilities I've been talking about since beginning. Like, for example, all these SOPs, guidelines, which I've been mentioning to ma'am, these are the listed guidelines which have to be created only on skilling. We have done majority of it. When I say we, before joining the UN, when I was with NCVT, I'm saying that period has been done. But this list will also apply to AICT, it will also apply to UGC, to CBSE in different formats.
सो दैट इज ऑल्सो बीइंग डन. तो आप देख पा रहे हैं कि हमने ये भी किया है बैकग्राउंड वर्क कि इसको इनेबल करने के लिए क्या क्या लगेगा वो सब लिस्टेड है यहाँ पे.